नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ झारखंड ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये 17वां भाग है। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे मेडिवल पीरियड इन झारखंड। ओके, इस मेडिवल पीरियड में यानी कि मध्यकाल में जो हम लोग देखेंगे वो पीरियड रहेगा 8वीं सदी से लेके 10वीं सदी तक। और इस 8वीं से 10वीं सदी तक हमारे झारखंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका जो जेपीएससी के आने वाले फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम है, जेएसएससी के एसआई का एग्ज़ाम है और फिर टीचर वैकेंसी का भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो उसमें से क्या होता है, झारखंड के जो जीके पोर्शन होता है उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस जीके सीरीज में मैं आपसे अभी हिस्ट्री के सेक्शन को जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने बताया कि इसको पूरा हम लोग एंशियंट एज से लेके आधुनिक पीरियड तक पढ़ेंगे। उस आधुनिक पीरियड में 2000 जब झारखंड बना था तब तक के ईस्वी के समय को हम लोग देखेंगे और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग लगभग मैक्सिमम चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, पॉलिटी का सेक्शन होता है। पॉलिटी यहाँ पर लगभग मिल ही जाएगा आपको, और अदर इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो अलग से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हिस्ट्री ऑफ झारखंड का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका हमने लिखा 8वीं सदी यानी कि 700 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक, इस टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्र था उसमें कौन कौन से शासक, कौन कौन से राजा जो है राज कर रहे हैं, और इस पीरियड में किन लोगों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, और हमारा झारखंड उसमें कौन सा क्षेत्र में आता था। तो इस पिक्चर से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि झारखंड हमारा कहाँ मौजूद है और वहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए, इस टाइम पीरियड में झारखंड में मुख्यतः 3 जो मुख्य साम्राज्य हुआ करता था वो ये है। पहला है प्रतिहार डायनेस्टी, दूसरा है दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट डायनेस्टी, और तीसरा है ईस्ट का पाल डायनेस्टी। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी भी होता है, वो नीचे में है। ठीक है, कर्नाटका वाले क्षेत्र में। तो पाल डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये 3 डायनेस्टी ऐसे हैं जिसका विस्तार इस समय में सबसे ज़्यादा रहा है, और ये तीनों आपस में इस समय एक दूसरे से लड़ते रहता है, और वो भी एक क्षेत्र को लेकर, वो है कन्नौज। ठीक है, ये कन्नौज की जो लड़ाई है वो आपस में ये लोग तीनों ही लड़ते रहता है। कभी प्रतिहार इस पे कन्नौज पे अधिकार कर लेता है, कभी पाल कर लेता है, कभी राष्ट्रकूट कर लेता है। थोड़ा सा अगर मैं ध्यान दूँ तो मुझे जहाँ तक याद है कि 750 ईस्वी में, ठीक है, 750 ईस्वी में पाल डायनेस्टी का जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ठीक है, गोपाल। और प्रतिहार का देखें तो गुर्जर प्रतिहार भी इसको बोलते हैं, और यहीं से राजपूतों का जो शासन व्यवस्था होता है वो स्टार्ट होता है। और इसकी स्थापना जो है वो नागभट्ट प्रथम ने किया था। नागभट्ट प्रथम ने किया था, प्रथम। ओके, और इसी में एक अनंगपाल थे, याद होगा दोस्तों आपको अनंगपाल। इन्होंने दिल्ली जैसे शहर को बसाया था। ठीक है, अनंगपाल। इसके पहले जो है वो लगभग 11वीं सदी में ये था, 11वीं सदी में दिल्ली शहर को बसाया था। इसके पहले दिल्ली का कोई अता पता नहीं था। ठीक है, 11वीं सदी में दिल्ली को बताया था अनंगपाल, जो कि इसी प्रतिहार वंश से रिलेट करता है। और फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी जो है 752 ईस्वी में, ये देखिए 750 था, ये 752 था, इसी के आसपास। वैसे तो राष्ट्रकूट वंश का जो भी मतलब जो भी संस्थापक रहे हैं, जो भी राजा रहे हैं, पहले जो है वो चालुक्य वंश यहाँ पर इस दक्षिण भारत में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्र में रहा है। चालुक्य वंश उसी के समय में
ये काम करते थे वहाँ पर मंत्री के पद पे या फिर सेनापति के पद पे, इस तरीके से। लेकिन इन्होंने बाद में चालुक्यों से अलग होकर अपना ही एक साम्राज्य स्थापित किया, जिसको रखा राष्ट्रकूट वंश। और इसका संस्थापक 752 में कौन थे दोस्तों? दंती दुर्ग ना, दंती दुर्ग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस अभी, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ रहे हैं तो इतना ही काफ़ी जानकारी है। और ये कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो कन्नौज के लिए क्यों लड़ाई लड़ते थे दोस्तों? ये चूँकि ये देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर गंगा और जमुना ये और उनकी सहायक नदियों का के बीच में कन्नौज पड़ता है। तो ये काफ़ी उस टाइम उपजाऊ भूमि हुआ करता था, और जब ये उपजाऊ भूमि होगा तो ये ऐसे समय में है जहाँ पर कृषि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। तो सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ होता था, इसीलिए इसको हमेशा वो अपने अधिकार में रखना चाहते थे इनमें से, इसीलिए एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते रहते थे। तो पाल का जो राजधानी था वो आपको पता है, ये मुंगेर शुरू में हुआ करता था, मुंगेर, है ना। तो ये मुंगेर क्षेत्र बिहार में पड़ता है, और इसी के आसपास जो है झारखंड था, और झारखंड में था नागवंशियों का शासन यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र पड़ रहा था दोस्तों, एक्चुअल में पालों के अधिकार में था, हमारा जो झारखंड है। तो यही जानना जरूरी था कि पाल शासक जो है इस समय थे, और इस टाइम जो है हमारा झारखंड क्षेत्र इसी क्षेत्र में पड़ रहा है। क्लियर है? तो अब जाते हैं हम लोग झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर हम लोग अब झारखंड को यहाँ देख लिए, तो झारखंड में यहाँ पर देखिए, ये इस मानचित्र में जो दिखाया गया है नागवंशी ऑफ छोटा नागपुर। तो ये देखिए पाल डायनेस्टी से ये घिरा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, क्लियर है। तो पाल डायनेस्टी से ये घिरा हुआ है, इधर राष्ट्रकूट है, और इधर जो है गुर्जर प्रतिहार का डायनेस्टी वाला क्षेत्र है। बीच में तो बहुत सारे हैं, कलचुरी है, चंदेला है, फिर ये देखिए कब का है, ये लगभग 10वीं सदी का समय का मानचित्र है, राइट। तो अब हम लोगों को ये देख लेना है कि इस समय जो है नागवंशी शासक कौन कौन थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी होने से क्या होगा, कुछ आगे वाले जो पोर्शन होगा जहाँ हम लोग पॉइंट बताएंगे वो याद करने में आसानी होगा। तो ऐसे तो आपको पता है कि नागवंशी शासन जो है पहली सदी से ही स्थापित हो गया था, और फनी मुकुट राय इसका पहला शासक था, है ना, फनी मुकुट राय। उसके बाद बहुत सारे शासक हुए, और 9वीं शताब्दी तक आते आते इसमें जो है इतने ये सारे शासक इस टाइम पीरियड में रहेंगे, 700 से 900 BC के आसपास में। भगत राय, मोहन राय, गजघंट राय, ये नाम आप याद रखिएगा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस रिलेटेड आगे चीज़ें भी पढ़ेंगे। और चंद राय, फिर आनंद राय। तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपको ये नाम याद रख लेना है, गजघंट राय। अगर टाइम पीरियड के बेसिस पे अगर नागवंशी शासक के बारे में हम लोग याद कर लेते हैं, तो आगे आने वाले जो इतिहास है उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, नागवंशी शासक किसके चारों ओर घिरे हुए थे, है ना। अब इससे रिलेटेड मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें मेनली हम लोग मंदिरों को पढ़ेंगे जो इस टाइम पीरियड पे बने थे, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें सबसे पहला हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो है महामाया मंदिर। देखिए अभी जो मंदिर हम लोग यहाँ बताएंगे, इस क्लास में बताएंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आए हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में। इन्हें 4 में से एक तो हमेशा रहेगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप याद कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं महामाया मंदिर देख रहे हैं। यह महामाया मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये तो डिस्ट्रिक्ट ही सबसे पहले याद रखना है आपको। तो हापा मुनि गांव गुमला में है। तो झारखंड का मानचित्र में अगर हम लोग देखें तो गुमला यहाँ पर है दोस्तों, और इसी गुमला के हापा मुनि गांव में जो है आपको क्या मिलेगा, महामाया का मंदिर मिलेगा। ओके, तो इसकी स्थापना जो है कहा जाता है कि नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 AD में किया था। किसने किया था दोस्तों? गजघंट राय ने किया था, 908 AD में किया था। कौन सा गांव में है? हापा मुनि गांव गुमला में है। क्लियर? तो इसके बारे में और कहा जाता है कि यहाँ पर जो ब्राह्मण पुरोहित जो थे, उसका प्रथम पुरोहित
का नाम था हरिनाथ, जो कि एक मराठा ब्राह्मण है। क्लियर है? मराठा ब्राह्मण है और इन्होंने ही यहाँ पर गजघंट राय को मंदिर स्थापित करने के लिए बनाया था। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों एक विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। किसकी प्रतिमा है? विष्णु भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि सियानाथ देव ने इसको यहाँ पर लगाया था। सियानाथ देव ने विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया था। किसी किसी पुस्तक में शिवदास कर्ण भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है हापा मुनि मंदिर, जो कि गुमला में है। हापा मुनि मंदिर जो कि सॉरी महामाया मंदिर, जो कि हापा मुनि गांव में है, गुमला में है। और फिर आगे अगर हम लोग देखें तो आगे के पोर्शन में हम लोग पढ़ेंगे टांगीनाथ मंदिर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? टांगीनाथ मंदिर पढ़ेंगे। और ये टांगीनाथ मंदिर ये भी गुमला में है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये डुमरी प्रखंड में है, जो लुचुट पाट पहाड़ी गुमला में स्थित है। लुचुट पाट पहाड़ी गुमला में स्थित है। और जसपुर के राजा राम सिंह ने निर्माण कराया है। इसको किसने निर्माण कराया है दोस्तों? जसपुर के राजा राम सिंह ने निर्माण कराया है। ओके, नेक्स्ट है भगवान परशुराम का फरसा और त्रिशूल गड़ा हुआ है, जिसमें जंग नहीं लगती है। क्या क्या है दोस्तों? इसमें भगवान परशुराम का फरसा और त्रिशूल दोनों गड़ा हुआ है, जिसमें जंग नहीं लगती है। सोचिए कितनी पुरानी ये आपका फरसा है, लोहा का निर्माण हुआ है, जिसमें जंग नहीं लगता। यही खासियत है टांगीनाथ मंदिर का। तो परशुराम राम भगवान से रिलेट कौन करता है? टांगीनाथ मंदिर कर रिलेट करता है। इसमें क्या क्या है? भगवान परशुराम का त्रिशूल और साथ में उसमें फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये चित्र देख लीजिए, ये उसी का है। और अभी का जो फ्रंट व्यू है ये है। और टांगीनाथ फिर से आप देखेंगे तो डुमरी प्रखंड इसके आसपास पड़ता है। ठीक है, गुमला डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर है। सारी बातें टांगीनाथ मंदिर से रिलेट आपको याद हो गया? क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अभी जितना दोनों महामाया मंदिर बताया और टांगीनाथ मंदिर बताया, दोनों ही गुमला में है और दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बीच में मैं बस एक बार कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर। यूट्यूब में फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड के अभी फ़िलहाल। उसके बाद भी पूरा झारखंड जीके ख़त्म किया जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ झारखंड आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल से ज़रूर पढ़िए। एक एक क्लास जो है 30 मिनट 20 मिनट ऐसे करके हैं, जहाँ ईच एंड एवरी टॉपिक को बहुत अच्छे क्लियर वे में कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मैं क्या कहूँ आपको, ठीक है, इतना तो मोटिवेशन के लिए बनता है। ठीक है, अब एक मंदिर और आएगा, इसका नाम है भद्रकाली मंदिर। इस भद्रकाली मंदिर की जो स्थापना है दोस्तों, वो महेंद्रपाल द्वितीय ने किया था, जो कि पाल वंश से रिलेट करता है। ये आपको पता है, महेंद्रपाल बहुत फेमस राजा है पाल वंश का। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था भद्रकाली मंदिर का। ये है कहाँ? ये है भदोली गांव, इटखोरी, चतरा में। चतरा अगर आप देखेंगे तो हमारा बिहार से सटा हुआ यह जिला है ना, चतरा। और इस चतरा के इटखोरी प्रखंड में भदोली गांव में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, चूँकि ये 700 से 1000 ईस्वी के बीच का मंदिर है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना पुराना मंदिर हर जगह पाया नहीं जाता। ठीक है, याद हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? भद्रकाली मंदिर से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जेपीएससी और जेएसएससी ने पूछे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है, वह कौन सा मंदिर है जहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा सनातन धर्म तीनों ही धर्मों का संगम स्थल है? तीनों ही धर्म का संगम स्थल है, इसका नाम बताएं। तो ऑप्शंस में था ये, तो उसमें मारना था आपको भद्रकाली मंदिर, जो कि इटखोरी चतरा में। ठीक है, फिर इसमें एक विश्वास मत ये भी है कि गौतम बुद्ध की जो माँ थी, माँ माया, वह भगवान बुद्ध को यहाँ घर वापस लाने के लिए
आए हुए थे इसी स्थान पे, और पहला शब्द उनके मुंह से जो निकला था वो निकला था इटखोरी। क्या निकला था दोस्तों? इटखोरी। इसलिए इस जगह का नाम आज भी इटखोरी है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म तीनों ही धर्मों का संगम भी है। तीनों का ही अवशेष यहाँ पाए जाते हैं। हो गया। ये देखिए आज का समय का ये इटखोरी चतरा का पिक्चर इसी तरीके से बनाया गया है, लगभग इसी तरह से ये है। और देखिए कुछ जो पुराने चीज़ों को जो लिखा गया है बौद्ध धर्म के टाइम का, वो इस तरीके से लिखा गया है। राइट, तो याद हो गया, चतरा में है और सारी बातें यहाँ से देख लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट मंदिर को देखते हैं इस टाइम पीरियड का, और वो मंदिर का नाम है छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर दोस्तों ये रजरप्पा रामगढ़ में स्थित है। आज का जो डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ है इसी रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ में रजरप्पा। रजरप्पा से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको याद है। छिन्नमस्तिका मंदिर आपको अगर आपको बताया जाए तो यहाँ दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है। रजरप्पा एक खुद में जलप्रपात है, दामोदर भैरवी नदी के संगम में है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ये रामगढ़ में है। ठीक है, और सबसे बड़ा इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा आ जाता है आजकल जीपीएससी में, तो देखिए वहाँ के जो फीचर्स होते हैं उस मंदिर के फीचर्स को लिख दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कौन सा मंदिर का ये फीचर्स है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें लिख दिए जाएंगी। तो इसी तरह यहाँ पर छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि ये 51 शक्तिपीठ में से दूसरा सबसे बड़ा है। भारत में कुल जो शक्तिपीठ है उसकी संख्या है 51। उस 51 में सबसे बड़े में देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा यह शक्तिपीठ है। यहाँ पर अष्टभुजी छिन्नमस्तिका माता का मूर्ति है। ठीक है, और इसको क्या माना जाता है कि बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप है। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका माता का मूर्ति है, और यह मूर्ति जो है बौद्ध ब्रज योगिनी का हिंदू प्रतिरूप माना जाता है। इसे वन दुर्गा का मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है। और ये पॉइंट तो मैंने बता ही दिया कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड। तो ये देखिए छिन्नमस्तिका मंदिर का पिक्चर है ये, और अंदर में ये जो माता है उसकी प्रतिमा है। सारी बातें याद हो गया? जरूर से ज़रूर ये वीडियो को आप 2 बार देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अन्य जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पीरियड का वो यहाँ पर देख लीजिए। कि कहा जाता है कि पोरहाट में 8वीं सदी में सिंह वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था। आपको याद है पोरहाट वाला क्षेत्र जो है आज के डेट में कोल्हान प्रमंडल में ही पड़ता है ना। तो पोरहाट वाला इलाके में, इस इलाके में जो है सिंह वंश की स्थापना हुई थी। और यह सिंह वंश का हमने देखा था कि 2 भाग था, अलग अलग टाइम पीरियड में 2 बार सिंह वंश की स्थापना करी गई थी। वो चैप्टर भी मेरा अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम सिंह वंश की स्थापना फर्स्ट टाइम जो किया था वो काशीनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट पलामू में रक्सेल वंश की स्थापना राजपूतों ने किया था। पलामू कहाँ है? यहाँ। ठीक है, पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश आया था, तो ये रक्सेल वंश अपने आप को राजपूत मानते थे। ठीक है, तो इसकी स्थापना यहाँ पर रक्सेलों ने किया था पलामू डिस्ट्रिक्ट में। इस समय जो है पंचेत जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर है ना पंचेत। तो पंचेत राज्य की स्थापना इसी समय होती है 7 से 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच में। नेक्स्ट क्या है, मानवंश का जो मानवंश जो थे वो काफ़ी क्रूर थे इसी टाइम पे। और आपको पता है यहाँ पर नारियों पर अत्याचार किया जा रहा था, और ख़ासकर सबर जनजाति जो थे हमारे सबर जनजाति, उस पर भी काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ था कि सबर जनजाति उठ के पंचायत राज्य चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का राजा जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। और मानभूम जो है आपको पता है, यहाँ पर अभी वेस्ट बंगाल में मानभूम पड़ता है, लेकिन ये पूरा इलाका जो है मानभूम ही कहलाता था, जो वेस्ट बंगाल और कुछ कुछ पार्ट झारखंड का है। तो ये सारे पॉइंट जो है आज की क्लास से रिलेटेड था। आगे
आगे के जो भी क्लासेस होंगे उसमें और भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ पर मैं कहते रहा हूँ कि जो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है उसमें ये वीडियो जो है आपको अपलोड मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर कोई टेलीग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ जाके ऐड कीजिए अपने आप को, और जो भी वीडियो का पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाएगा, और वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। फेसबुक में चलाता हूँ तो फेसबुक में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, जानकारी आपको पुख्ता लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ सर ये सारी चीज़ें सही है, और कुछ गलत है तो वो भी बताएं, ताकि मैं अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको सुधार सकूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दोस्तों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ, ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकूँ। और ख़ासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी झारखंड गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो को ज़रूर देखें। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगर मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक पहले पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर आज का यह वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।